नीरव मोदी ने किया है स्कैम, विजय माल्या ने किया है स्कैम, आप लोगों ने देखा होगा हर्षद मेहता ने भी किया था स्कैम, राणा कपूर ने भी किया था स्कैम, सारे लोग करके भाग रहे हैं स्कैम। इन स्कैम की सीरीज में हम कैसे पहचाने एक अच्छा मैनेजमेंट कहाँ है। तो अगर एक आप अच्छे मैनेजमेंट को पहचानना चाहते हैं, आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे बने रहिए मित्रों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अच्छे मैनेजमेंट को कैसे पहचाने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत, आप देख रहे हैं अक्षत नेगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट पे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सही बोला ना? शायद सही बोला। सॉरी, कौन बोला? मैं नहीं बोला। सो पीपल टुडे वी गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट एनालिसिस। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी सी कि मैनेजमेंट क्या देखना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट में देखना भी क्यों चाहिए। व्हाई इज मैनेजमेंट सो रेलेवेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। सो मैनेजमेंट मतलब होता क्या है बेसिकली? मैनेजमेंट मीन्स बेसिकली द पीपल हु आर मेकिंग डिसीजंस फॉर द कंपनी। जो लोग इस कंपनी में डिसीजन ले रहे हैं कि कंपनी कौन सी कंपनी को एक्वायर करेगी, कि नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च होगा, एंड ये सारी चीज़ें। तो इसमें आ जाता है सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एवरीवन जिनका भी है से, people who are sitting on the table who are deciding what the company's future is going to be. And that brings us to the first point. This management is the one which binds all the physical resources of the company. जो भी पैसा है, जो भी मशीनरी है, उसको ह्यूमंस के साथ। अगर ह्यूमंस होंगे कंपनी में पर सामान नहीं होगा तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी? अगर सामान पड़ा होगा, इंसान नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो वही है कि मैनेजमेंट इंसान को और फिजिकल रिसोर्सेज को एक साथ कंबाइन करता है ताकि एक गोल अचीव हो पाए कंपनी का। और वो गोल क्या होता है? या तो मिशन होगा। मिशन मीन्स जो करंट ऑब्जेक्टिव है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईटीसी का मिशन हो सकता है कि इस क्वार्टर में हमें लेट्स से कि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट की सेल्स करनी है। विजन हो सकता है कि आने वाले 10 साल में हम लोग मार्केट लीडर बन जाएंगे, हम नेट डेट फ्री बनेंगे। तो विजन इज फॉर अ लॉन्गर टर्म, वेयर मिशन इज फॉर द प्रेजेंट। तो मिशन और विजन क्या होंगे कंपनी के, वो कौन डिफाइन करता है? वो मैनेजमेंट डिफाइन करता है। उसके बाद कैपिटल एलोकेशन कैसा होगा? कैपिटल एलोकेशन मतलब अगर कंपनी बाहर से पैसा उठा रही है, लोन्स ले रही है, तो उस कैपिटल को एनालाइज कैसे करेंगे, डेट को एनालाइज कैसे करेंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। जो सीएफओ होता है वो डिसाइड करता है। तो या सीईओ होगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन होने चाहिए, या क्या कंपनी को नई कंपनी अक्वायर करनी चाहिए, या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहिए। और नहीं खाली मर्जर्स एक्विजिशन, बल्कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, या अगर कोई न्यू डिवीजन इस्टेब्लिश करना है, या फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है जो कि लेट्स से कि कुछ जो कि फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करती है, क्रैम्स और सीडीएमओ के बिजनेस में, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो मैन्युफैक्चर करके देते हैं। तो क्या वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इन हाउस करना शुरू कर सकते हैं? तो ये सब जो डिसीजन होंगे, ये सब मैनेजमेंट लेता है। उसमें किसमें कितनी कैपिटल लगेगी, कौन से डिवीजन को कितनी कैपिटल देनी है, ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। डेट कैसे मैनेज होगी, उसके बाद कैश मैनेजमेंट कैसे होगी, कितना कैश होना चाहिए कंपनी के पास, वर्किंग कैपिटल्स कैसे डिफाइन होंगी। तो देखो, अब हम देखते हैं प्राइमरीली हमें क्या देखना चाहिए कंपनी में। So first of all, the first thing which we have to see is who was the founder. फाउंडर कौन था? एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। तो ऐसे ही हमें अलग अलग फाउंडर्स को देखना है कि कौन सी कंपनी में जो फाउंडर्स हैं क्या वो उसमें हैं अभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स अभी भी उनमें हैं, पर कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स अभी तक उनमें नहीं है। फॉर एग्जांपल L&T, ITC, इनमें उनके फाउंडर्स नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इसी की वजह से काफ़ी हद तक उनके जो मिशन और विजन है वो डिस्टॉर्टेड है। ये सब कैसे होता है वो मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वी हैव टू सी इज बाय वेयर आर दे राइट नाउ, कहाँ पे हैं वो अभी, जो मैंने अभी बात बोली। तो फॉर एग्जांपल सोचो, अगर स्टीव जॉब्स आज एप्पल में होता तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सारी जो एप्पल हरकतें कर रहा है ये सब हो पाती स्टीव जॉब्स के होते हुए? नहीं हो पाती, राइट। तो स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल तब ले सकते हो जब स्टीव जॉब्स वॉज फायर्ड फ्रॉम एप्पल, और जब वो वापस आया तो उस टेन्योर के बीच में यू कुड हैव सीन कि क्या हुआ है एप्पल के साथ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें अगर मैनेजमेंट जो फाउंडर्स होते हैं वो चले जाते हैं तो उन कंपनीज का पूरा मॉडल ही चेंज हो जाता है। जो उसकी विजन थी, जो मिशन थी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल लोग आते हैं जिनका काम मैनेजमेंट का होता है, और जहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा वही बात है कि ज़्यादा मुँह ज़्यादा बात है। तो 10 लोग अगर प्रोफेशनल होंगे, उनके पास अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मिशन विजन है, और सब लोग एक कॉमन विजन और मिशन के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन कंपनीज जिनमें फाउंडर अभी तक उनमें हो और फाउंडर जुड़ा हो सकता है फाउंडर जुड़ा हुआ ना हो। जैसे कई बार क्या होता है कि फाउंडर रिटायर कर गया बट फाउंडर फिर भी अभी भी कंपनीज के आसपास है, कंपनीज में इन्वॉल्व है कि कंपनीज में क्या हो रहा है, वो देखने आ जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब दूर से देख के निहार रहा है कि क्या हो रहा है, एटलीस्ट वो नहीं कर रहा है कि नॉट 100% आउट ऑफ द बिजनेस। हो सकता है कि उसकी कोई डिसीजन में से ना हो बट एटलीस्ट ही इज इन टू द बिजनेस टू गाइड टू सुपरवाइज कि क्या चल रहा है। उसके बाद वी हैव सीन कि आर दे स्टिल इन्वॉल्व, वी हैव टू सी कि क्या वो अभी तक स्टिल इन्वॉल्व है। इंटेग्रिटी एंड मोरालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कितना मॉरल है, कितनी इंटेग्रिटी है। टाटा ग्रुप इंटेग्रिटी और एथिक्स की वजह से फेमस है। अब टाटा ग्रुप में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही लाइक पर्सनली फॉर मी तो काफ़ी सारे उनके सब बिजनेसेस हैं जो मेरे को काफ़ी तंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, वहाँ पे डेट का दिक्कत है इसलिए मैं दूर रहता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि integrity and management, integrity of the management is at most priority। बैंक्स के केसेस में बताता हूँ तुम्हें। बैंक्स के केसेस में वॉरेन बफेट ने कोट बोला है कि इट टेक्स अ फूल टू फेल अ बैंक। यू नीड अ गुड मैनेजमेंट, यू नीड समवन हु कैन टेक केयर ऑफ द बिजनेस। एक मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए बिजनेस का कि जिसके हाथ में तुम अपना लॉकर की चाबी, जिस लॉकर में तुम्हारी पूरी फैमिली की जितनी भी कमाई है, तिजोरी तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में रखो और रात को तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कंपनी में, क्लीन मैनेजमेंट। और रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट एन इंटरव्यू, आई वाज हियरिंग टू सेमिनार ऑफ सम काइंड ऑन यूट्यूब, सौरभ मुखर्जी का। तो उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई कि मैनेजमेंट दो टाइप के होते हैं। एक मैनेजमेंट होता है, वो होते हैं उनके अंदर कोई इंटेग्रिटी और मोरालिटी नहीं होती, वो होते हैं पैसे के भूखे। कुछ बिजनेसेस हैं जिनके पोर्ट्स पे 3-3 हज़ार करोड़, मैं नहीं बोल रहा हूँ वैसे एक जर्नलिस्ट को पहले खदेड़ चुके हैं ये लोग, इतना घसीट के ले जा चुके हैं, पीटा है बहुत। मैं नहीं चाहता मरना, बट सो नहीं करते इसके बारे में बात। तो आई वाज सेइंग कि ऐसा मैनेजमेंट ढूंढो जिसकी इंटेग्रिटी पे तुम्हें क्वेश्चन ना हो। तो सौरभ मुखर्जी ने ऐसे ही बोला कि एक टाइप का बिजनेसमैन होता है हु इज हंग्री फॉर पावर, हु इज हंग्री फॉर मनी, जो लालची है कि उसको पैसा खूब छापना है। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस एक्वायर करेंगे ताकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाए, ताकि उनको 1-1.5 साल बाद अपने टेलीकॉम, कौन बोला, मैं नहीं बोला, आईपीओ यार ये ना बहुत रिस्की बिजनेस है। मुझे लगता था पॉलिटिक्स पे जो वीडियो बनाते हैं उन्हें डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है अब। तो एनी हाउ लेट्स मूव। स्किल ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, पहले तो हाथ जोड़ दो सारे जी गुरु जी के आगे। तो सब लोग इस इंसान को तो जानते हैं कौन है, श्री विजय माल्या जी। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो स्किल्स है ना मैनेजमेंट की, दैट आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्किल्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। Basically what matters is integrity of the management. Integrity is a skill which cannot be learned. Integrity is a skill which cannot be learned. Every other skill can be learned. अगर किसी के पास स्किल्स नहीं है ना तो स्किल अक्वायर कर सकता है। अगर किसी के पास इंटेग्रिटी नहीं है ना तो इंटेग्रिटी अक्वायर नहीं कर सकता। अगर इफ समवन हैज लॉस्ट देयर इंटेग्रिटी, एथिक्स, तो फिर वो कभी एथिक्स अपने वापस रिडीम नहीं कर सकते, वो रीइटरेट नहीं कर सकते, वो अपने पास वापस नहीं ला सकते। सो उसके बाद आ जाता है, इफ समवन इज लाइंग टू यू टुडे, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू लाई फॉर यू ऑल्सो। गलत बोल गया। इफ समवन इज रेडी टू लाई फॉर यू टुडे, द पर्सन इज गोइंग टू लाई टू यू टू टुमारो। अगर कोई तुम मान ले आज झूठ बोल रहा है ना, तो कल को हो सकता है तुमसे भी झूठ बोले। तो अगर कोई कंपनी का बिजनेस में तुम्हें आके बोलता है ना कि हमने स्टॉक प्राइस पे हिट होगा इसलिए हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो नहीं की, कि हम नहीं चाहते कि हमारे शेयर होल्डर्स को परेशानी हो और वो सब, तो हो सकता है कि वो कुछ और बिजनेस में कर रहा हो जो तुम्हें बता ना रहा हो। इसीलिए ऐसे बिजनेस से दूर रहो जो चीज़ें छुपाते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, या अपनी मॉरल डिस्क्लोजर, जो उनके डिस्क्लोजर्स होते हैं। जैसे काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं वो कैपेक्स कर देते हैं और फिर बाद में बताते भी नहीं कि हमने इतना इतना किया है। या फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है वेस्ट बंगाल और इन सब के अराउंड, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बंधन बैंक बहुत फेमस है, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसमें। वहाँ पे क्या हो रखा है कि उनके जितने भी एनपीएस थे, दे रोट इट ऑफ फ्रॉम फ्रॉम देयर इक्विटी रिजर्व्स। जो उनके प्रॉफिट के रिटर्न अर्निंग थी ना, वहाँ से उनने काट लिया जितना भी एनपीए था। वेराज जो प्रोसीजर है वो होता है कि तुम अपने पीएल में लेके जाओ उसको। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे को हुआ
एनपीए मतलब बैड लोन मतलब मैंने किसी को पैसे दिए थे, उसने मेरे को पैसे वापस नहीं किए। अब उसने मेरे को पैसे वापस नहीं किए तो मैं अपना नुकसान रिकॉर्ड करूँ। नुकसान मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने उसको जो मेरे पुराने साल के प्रॉफिट्स पड़े थे उसी से काट लिया। पुराने साल के लेट्स से 100 रुपये का प्रॉफिट है, इस बार 10 रुपये का जो डेटर्स थे उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो मैंने वो 100 में से काट लिया, मैंने अपनी पीएल में नहीं लेके गया। और मैंने बंधन बैंक में पहले ही बोला था कि वहाँ पे कुछ चल रहा है, और इंडसइंड बैंक के लिए भी बोला था। इंडसइंड बैंक में तो अरेस्ट भी हुए हैं, तो बोल सकते हो तुम कि क्या आई कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एविडेंट था कि ये सब चीज़ें हो रही हो, तो सबको ही पता है, न्यूज़ में आ रखा है यार इतने टाइम से, 3-4 साल से। थोड़ा न्यूज़ फॉलो करा करो, पता चलेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आईडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल दे रखा है, और मैं बताऊंगा अब यहाँ पे कि आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या एचडीएफसी बैंक, ये सब कुछ बिजनेसेस जो मेरे हैं, ये सब मेरे फेवरेट बिजनेसेस क्यों हैं। आईडीएफसी इज नॉट माई फेवरेट स्टिल, बट ठीक है, इट इज़ स्टिल इन माई पोर्टफोलियो। मॉरल इसको मॉरल नहीं, मॉरल बोलने की आदत होगी। आई एम सेइंग कि दिस अ डिस्क्लोजर कि आई डोंट रिकमेंड एनी स्टॉक ओवर है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। आई डोंट मीन टू रिकमेंड एनी स्टॉक। अपने एक्सपर्ट से पूछो, अपने एडवाइज़र से पूछो, मेरे को कुछ नहीं पता। तुम्हें नुकसान हुआ तुम्हारी गलती है, तुम्हें फ़ायदा हुआ तुम्हारी गलती है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट एंड सिंपल। सो द लॉन्गर the management has stayed in the business, the better it is. Aditya Puri started off in 1994. The current CEO of HDFC Bank, Shashidhar Jagdishan, he started off as a senior accounts manager 25 years ago in HDFC Bank. 25 साल पहले वो सीनियर अकाउंट मैनेजर की पोस्ट पे उन्हें ज्वाइन किया था, और आज सीईओ है। तो तुम बताओ, एक कोई बंदा जो 25-30 साल से एक बिजनेस में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में वी वैद्यनाथन कैपिटल फर्स्ट से आए हुए। आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ तो कैपिटल फर्स्ट की एक्सपर्टीज उनकी पहले से थी, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। आई वेरी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। तो एंड यू विल ऑल्सो हैव टू सी कि हाउ डिड दे स्टार्ट ऑफ इन द बिजनेस। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेस शुरू होता नहीं, उससे पहले वो बड़े बड़े खर्चे करने लग जाते हैं, और कुछ बिजनेसेस हैं जो अजीब सी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और फ्री गिफ्ट्स देते हैं, और कस्टमर एक्विजिशंस के नाम पे। देखो, कुछ होता है कि तुम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हो, कुछ होता है कि ऐसी कुछ भी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ बिजनेसेस का एग्जांपल तो आई डोंट थिंक आई शुड गिव, बट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी ना बाद में। कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, जो सीईओ है, जो ओनर है, वो फालतू का खर्चा किए जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, कि उसे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और 25 साल उसने किसी बिजनेस चला लिया। तो क्या तुम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जो ग्राउंड से स्टार्ट किया, उन्होंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, और उन्होंने कोई शुरू से फालतू आते हुए खर्चा नहीं किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें तुम्हें देखनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, मैनेजमेंट सैलरी कितनी ले रहा है। मैनेजमेंट की सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। की मैनेजरियल पोजीशन की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करके पूरा सेक्शन होता है एनुअल रिपोर्ट में, जाके एनुअल रिपोर्ट में कंट्रोल एफ करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या की मैनेजरियल KMP टाइप करना, KMP की मैनेजरियल पोजीशन, उसमें तुम्हें मिल जाएगी सारी सैलरीज। और जाके देखो कोई सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं, और या कहीं ऐसा नहीं बहुत कम है, क्योंकि अगर बहुत कम है इसका मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो किसी और दूसरे तरीके से पैसे कमा रहा है, और वो जो दूसरा तरीके का पैसा है ना, दैट इज़ नॉट समथिंग यू वांट द पर्सन टू अर्न। तो अगर कोई सैलरी अर्न भी कर रहा है, चाहे वो 20 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगर कोई 4-5 लाख करोड़ अगर कोई 1.5 लाख करोड़ का बैंक चला रहा है, उसका सीईओ है, तो 20-25-30 करोड़ इज फाइन है ना। बट अगर कोई चला ही लेट्स से कि 50-60 हज़ार करोड़ की कोई कंपनी चला रहा है, और वहाँ पे वो 100-200 करोड़ की सैलरी ले जा रहे हैं, तब तो अटर स्टूपिडिटी, राइट। सो यू हैव टू सी कि क्या चल रहा है वहाँ पे बिजनेस में, कि हाउ डिड द पर्सन गेट इनटू द बिजनेस, कि कहाँ से स्टार्ट किया, और जितना रूट लेवल से स्टार्ट किया उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी बहुत लोअर लेवल के एम्प्लॉय ने बिजनेस में स्टार्ट किया और आज वो सीईओ बना है, तो दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस यू कैन फाइंड, बिकॉज द मैनेजमेंट नोज व्हाट द लोअर एम्प्लॉयज आर गोइंग टू फेस। जो लोअर एम्प्लॉयज़ की दिक्कतें हैं, या जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो लोग बैंक में लेके आते हैं, या जो लोग कंपनी में लेके आते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है कंपनी का, तो लोगों को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो जितनी ग्राउंड रूट लेवल से एक बंदे ने स्टार्ट किया होगा उतना ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देखो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का पास परफॉर्मेंस कैसा है, 10 साल की कॉन्फ्रेंस कॉल्स उठाओ, कॉन कॉल्स उठाओ और पढ़ो पूरी देखो उसमें 10 साल पहले लेट्स से 2010 में उन्होंने बोला कि जी हम कैपेक्स कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम नया प्लांट लगा रहे हैं और ये प्लांट जो है ये हमारा जो प्रॉफिट है ये 10% से बढ़ा देगा। मतलब अभी जैसे अगर हमारा 10% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं तो 20% हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे हमारे प्रॉफिट्स। 3-4 साल बाद वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, डिस्कस ही नहीं कर रहे, कुछ हुआ ही नहीं, फाइनेंशियल सब वैसी की वैसी ही। तो हमें ऐसा मैनेजमेंट चाहिए, हमें ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो कि बताए कि जी हमने ये डिसीजन लिया था पर ये डिसीजन हमसे गलत हो गया। तो द पर्सन शुड से कि हाँ जी कि हमने अगर कुछ गलती की है तो द पर्सन शुड, द मैनेजमेंट शुड बी गुड इनफ टू एक्सेप्ट दैट, शुड बी कि लाइक ठीक है हमसे हो गया, हमने बोला था पर हमसे हो नहीं पाया फॉर सो एंड सो रीज़न, फॉर सो एंड सो रीज़न कि, और रीज़न भी देखो कि रीज़न क्या है, हो सकता है कि कोई वैलिड रीज़न हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि नहीं जी कि हमसे नहीं हो पाया और तुमने बोला कि नहीं किताबें बंद कर दो। ऐसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने बोला कि जी हमसे नहीं हुआ तो देखो कि क्यों नहीं हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ढंग के रीज़न की वजह से नहीं हुआ देन यू शुड स्किप द कंपनी। बट अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है रीज़न वॉज, जैसे कोविड का रीज़न था, कोविड का रीज़न वॉज गुड इनफ, बट कोविड में भी काफ़ी सारी कंपनीज है ना जो कि जिनने मार्केट शेयर खाया है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स का एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था ना, ये जो स्टील पाइप्स बनाते हैं ना ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स थे, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज या बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स थे। कोविड आया, जितने खराब लोग थे वो सारे बाहर हो गए मार्केट से, दे गॉट थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, और जो बड़े प्लेयर्स थे लाइक एपीएल अपोलो जो अच्छे से सस्टेन कर पाए वो रुक गए। सेम इज विद बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो टफ टाइम में राइज करते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं ना वो सर्वाइव कर जाते हैं खराब टाइम्स में, बट जो वर्स्ट टाइम्स होते हैं ना उसमें जो बिजनेस स्ट्रांग हो जाए ना, ऐसा बिजनेस हमें ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड अ बिजनेस विच बिकम स्ट्रांग एट द टाइम, एट द वर्स्ट टाइम्स। अब हम ये सब देखेंगे कहाँ पे, ये सब तुम्हें एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा, कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेगा, ये सब कुछ सारा जो डेटा है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स। पढ़ना शुरू करो बस। एनुअल रिपोर्ट 200 पन्ने की, 200 पन्ने की पढ़ने की जरूरत नहीं, 200 पन्ने में 2-3 पन्ने के मैनेजमेंट का विजन और मैनेजमेंट डिस्कशंस होते हैं वो पढ़ लो। 10-12 पन्ने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम 10-12 पन्ने नहीं पढ़ सकते कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, उसके बाद बोल दो कि हमें तो 10x 20x 30x बैगर चाहिए, मल्टी बैगर चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। बंद कर दो लैपटॉप की स्क्रीन, नीचे करो और चले जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो फिर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता पर कोई बात नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा हमें कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियली कैसे मैनेज्ड है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज किए जा रहे हैं। ये चीज़ तुम्हें मैनेजमेंट एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, बैलेंस शीट, पीएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, तो उसके साथ में देखना पड़ेगा ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल कैसे आ रही है, वी नीड अ बिजनेस विच कैन कीप ग्रोइंग एट अ इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बिजनेस में 100 रुपये डाले, तो अब अगले साल अगर मेरे 110 रुपये आ रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को 110 रुपये पे इनकम अर्न हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले साल मेरी जो कैपिटल है वो डिप्लीट होती है। तो कैपिटल की प्रोटेक्शन इज द मोस्ट ईजी। अगर तुम्हारे स्टेबल ROC और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्वाइड, कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेबल है, स्टेबल मतलब 15-16 15-16 15-16 या मतलब +-1% का गैप है, +-2% भी चलेगा। तो अगर गैप बहुत कम है, अगर स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब द बिजनेस इज एबल टू ग्रो एट ए स्टेबल रेट और वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है ROIC। इस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि डू यू नीड नेक्स्ट वीडियो ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे पढ़े, या फिर यू नीड अ वीडियो ऑन एनीथिंग एल्स। तो मेरे को बताओ। आई वॉज प्लानिंग अ वीडियो ऑन डीवीज लैब ऑल्सो, आई वॉज इंटरेस्टेड इन प्लानिंग वन। तो या बैंकिंग इंडस्ट्री पे कि हाउ टू एनालाइज अ बैंक स्टॉक, मेरे को बताओ, क्योंकि बैंकिंग इज समथिंग विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड ऑन, और आई काइंड ऑफ होल्ड अ लॉट ऑफ बैंक्स। मेरे को बहुत सारे अलग अलग बैंक्स नहीं है, बट कुछ 3-4-5-6 बैंक है। 3-4 बैंक तो नहीं है, आई एम होल्डिंग 3 बैंक्स एंड 1 NBFC, और ये 4 जो हैं इनमें मेरी एलोकेशन बहुत है पोर्टफोलियो वाइज। तो जिस कमेंट डाउन बिलो कि व्हाट वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट। चलो नाउ लेट अस कम टू डेट। अब हमें देखना पड़ेगा कि डेट कैसे आ रही है कंपनी में, कि क्या कंपनी ने ऐसा है कि 10 साल पहले हो जाती है हम नेट डेट फ्री हो जाएंगे, अभी तक हुई नहीं। और जो डेट है वो किस रेट पे ग्रो हो रही है, और जो डेट का जो इम्प्लीकेशन है, जो फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, जो इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट आ रही है,
वो कितनी है इन कंपेयर टू द रिजर्व्स ऑफ द बैंक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज कंपनी के वो आने बंद हो गए, कंपनी में प्रॉफिट आना बंद हो गया, ऑपरेशंस रन होने बंद हो गए, कंपनी एकदम रुक गई, तो अगले कितने साल तक इंटरेस्ट पे करी जा सकती है कंपनी के द्वारा, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। वो सब मैं आगे बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना अलग अलग, तो वो सब मैं बताऊंगा। डेट में हमें एक और चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि क्या डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, विच इज़ अ गुड मूव। डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मेरे पास एक लोन था जिसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, मैंने उसकी जगह एक ऐसा लोन लिया जिसमें मेरे को कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो वो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा चीज़ है। और एक चीज़ और देखी जा सकती है कि अगर कोई कंपनी है जो बहुत सारी बॉन्ड्स के थ्रू पैसा इशू कर रही है, बॉन्ड मार्केट के थ्रू पैसा इशू कर रही है, और बॉन्ड मार्केट में उसका जो बॉन्ड्स हैं दे आर बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड, तो इसका मतलब लोगों को लगता है कि इस कंपनी में लोगों को नहीं है, हमें लोगों को नहीं देखना, हमें देखना इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा में बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो इसका मतलब कि कंपनी में दम है, कंपनी कैन सी फ्यूचर ग्रोथ, इसीलिए द बिग इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग ऑन टू इट। तो यू हैव टू सी ऑल दिस, जा जाके ढूंढना पड़ेगा, जा जाके देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो क्या ही होगा फिर। उसके बाद देखना पड़ेगा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू ना एक डबल एज स्वॉर्ड है। कैसे? कुछ कंपनीज होती है वो बोलती है कि हम तो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, फिर एंड में कुछ होता नहीं है। तो हमें ऐसी कंपनी से दूर रहना, हमें ऐसी कंपनीज देखनी है जो बोल रही हैं कि ठीक है हम स्टेबल रोड पे ग्रोथ पे स्टेबल रेट पे ग्रो करेंगे और हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो ओवर कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस होते हैं ना कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सबसे पहले गिरते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें पता है, पीछे हाथ जुड़वाए थे ना, और एक और हैं आजकल वही पोर्ट वाले चचा। तो चलो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट हिम, जर्नलिस्ट उठवा लेते हैं वो तो। सो प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो मैनेज कैसे कर रहा है जो मैनेजमेंट है। क्या वो डिविडेंड बांट दे रहा है? अगर डिविडेंड बांट दे रहा है तो किस, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिविडेंड बांट दे रहा है उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी को चढ़ावा जा रहा है ऊपर, या प्रमोटर्स के पास बहुत ही ज़्यादा कोई वो है, हो सकता है प्रमोटर के पास 55% शेयर है कंपनी का, और कंपनी वो करती है कि जी हम तो इतना परसेंट, या लेट्स से कि कंपनी का जो मार्केट रेट है वो है 100 रुपये, और जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, फेस वैल्यू है वो भी 100 रुपये है, ठीक है, फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और वो बोलते हैं कि हम जो डिविडेंड है वो 500 रुपये का देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कंपनी में से पैसा निकाला जा रहा है बाय द मैनेजमेंट? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए यू हैव टू सी। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मैं वो फाइनेंशियल शेनानिगन्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाली वीडियो में बात करूँगा, इस पर थोड़ा और ज़्यादा इलाबोरेट करूँगा। खैर अभी भी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजनिंग और रिस्क एनालिसिस। तो यू हैव टू सी कि कंपनी में रिस्क एवर्सिटी कितनी है, या प्रोविजनिंग कितनी हो रही। प्रोविजनिंग का मतलब मेरे डेटर्स थे जिनसे मेरे को 100 रुपये लेने थे, लोग थे जिनको उधार दे रखा था, उनसे 100 रुपये लेने थे। 100 रुपये में से मेरे को लग रहा है 15 रुपये नहीं आएंगे, तो मैं 15 रुपये का पहले से राइट ऑफ करके रख लेता हूँ, अपने पास रिजर्व बना के रख लेता हूँ कि अगर 15 रुपये नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। वो 15 रुपये काट के मैं अपना प्रॉफिट निकालता हूँ। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कंपनी किस तरह की प्रोविजनिंग कर रही है, और वो डिपेंड करता है कि कंपनी की जो डेटा डेज हैं या जो वर्किंग कैपिटल है वो किस तरीके की है। तो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। जैसे बैंकिंग और एनबीएफसी इन सब में प्रोविजनिंग ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेराज अगर कोई बहुत ही कोई वैसा बिजनेस है जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू की दिक्कत नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट डिफॉल्ट्स है, इन सब की दिक्कत नहीं है, डेटा डिफॉल्ट्स की दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर प्रोविजनिंग कम होगी। ज़्यादातर प्रोविजनिंग इन केस ऑफ बैंक्स, प्रोविजनिंग सिर्फ डेटर्स के लिए, बैड लोन्स के लिए नहीं हो सकती। प्रोविजनिंग कैन ऑल्सो बी फॉर अदर थिंग्स। जैसे अगर मेरे को टैक्स पे करना है आगे जाकर, तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर टैक्स, कि मेरे को अगले साल टैक्स पे करना है तो मैं अभी से काट के रख लेता हूँ। उसके बाद रिस्क एवर्सिटी देखनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट कितना रिस्क एवर्स है। इसके लिए तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक की कॉन कॉल्स पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा उदय कोटक इज सच अ रिस्क एवर्स पर्सन। बहुत बड़ी केस स्टडी है कोटक महिंद्रा बैंक की, कि तुम उनकी कॉन कॉल सुनोगे, तुम उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, हर जगह वो रिस्क की बात करते हैं, रिस्क की बात करते हैं, रिस्क की बात करते हैं। वेराज कुछ बैंक हैं जो बोलते हैं कि जी हम तो ग्रो करेंगे, हम तो कि जी इतना ग्रोथ देंगे, और फिर उसके बाद मार्च के महीने में खबर आती है उनकी। चलो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सीनियर हमारे। सो दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और
मेरे को हर जगह फॉलो करो। मैं लिंक्डइन पे रोज़ एक पोस्ट लिखता हूँ, रोज़ एक अच्छी पोस्ट लिखता हूँ और बहुत ज़्यादा लंबी पोस्ट नहीं लिखता, पॉइंट्स छोटे पॉइंट्स में। इट इज़ जस्ट अ 1 मिनट रीड। मैं इंस्टाग्राम पे दिन की एक रील डालता हूँ जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने बैलेंस शीट पढ़ा दी पूरी, मैंने उसके बाद इनकम स्टेटमेंट पढ़ा दी, मैंने ऑलमोस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा दिया पूरा इंस्टाग्राम पे, फिर भी वहाँ पे फॉलोअर्स गिर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि गो एंड फॉलो, ठीक है। और लिंक्डइन पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो इसे, क्या करो, शेयर करो, शेयर, ठीक है। और नीचे लाइक है वो बटन भी दबा दो और बेल आइकन भी हिट कर देना। चलो गुड, धन्यवाद।